मुझे पटना में एक व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। मैंने सबसे पहले ये शब्द कहे कि पटना आपके प्रदेश की राजधानी है, ये महानगर है, पता नहीं कितने वामपंथी प्रगतिशील सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों का ये मुख्यालय है, लेकिन आपके शहर का नाम मेरे दिमाग में कील की तरह चुभता और तकलीफ देता रहता है। और वो तकलीफ सिर्फ इसलिए देता है, इसी 4 लेन सड़क पर जिससे मैं गुजर के आपके सभागार तक आया हूं, उसके तीसरे माले पर आमिर खान खड़े होते हैं तो उस 4 लेन रोड का ट्रैफिक रुक जाता है। लेकिन उसी सड़क पर एक पुरानी जर्जर टूटी हुई साइकिल पर 2 सेर आटा और 2 सेर लकड़ियों का जुगाड़ करके लाते हुए बटुकेश्वर दत्त को आप में से किसी ने नहीं देखा। बटुकेश्वर दत्त को जीवन के अंतिम दिनों में एक मैदा सप्लाई का भी काम करना पड़ा था, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में। जिस समय बोरियों को खींच कर अंदर ले जाते थे, उनके हाथों में बड़े बड़े बाल थे, वो झुलस गए थे। हमने भगत सिंह के अन्यतम सहयोगी और गजब के क्रांतिकारी से देशवासियों ने यह सलूक किया। सब सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। हमारे अपने शहर शाहजहांपुर जहां से मैं आता हूं, वहां रामप्रसाद बिस्मिल की मां और दादी ब्राह्मण परिवार से थे। एकादशी वाले दिन भीख मांगने जाया करती थी कि हे बनरसिया तेरो नाश हो जाए, तूने मेरे ललना को फांसी लगवा दी। बनारसी लाल मुखबिर हुआ था, जिसकी गवाही पर बिस्मिल को फांसी लगी थी। कहने की बात, देखने की बात यह भी है कि बनारसी लाल बिस्मिल का मित्र, जाति से हिंदू, एक शहर का रहने वाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ उसी शहर के अशफाकुल्ला, जिनको एक उनके सहपाठी ने, जो शहर का रहने वाला था और मुसलमान भी था, उसने दिल्ली में पकड़वा दिया। राजनारायण मिश्र 1942 में 9 दिसंबर 1944 को 42 के आंदोलन में जैसे फांसी लगी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंतिम फांसी दी है राजनारायण मिश्र को। कोई और देश होता, कोई और सरकार किसी मुल्क की होती, तो वो जगह महफूज रखती जहां राजनारायण मिश्र को फांसी दी गई थी। आज वहां मान्यवर काशीराम स्मारक है, राजनारायण मिश्र का नामो निशान नहीं है। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि राजनारायण मिश्र जिस समय फरारी हालत में वर्धा में पहुंचे थे, उनके राजाराम नाम के मित्र वहां गांधी आश्रम में रह रहे थे, तो उनका मुझे कुछ दिन रहने की जगह दे दीजिए। 42 के आंदोलन फरार हुए थे, जगह नहीं दी गई उनको। राजाराम ने कहा था कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, आप क्रांतिकारी हैं, हम यहां क्रांति करने के लिए नहीं आए। और उसके बाद देखिए कि वो व्यक्ति शादीशुदा है जो फांसी चढ़ता है। 6 साल का बेटा उसकी पत्नी विद्या देवी की गोद में है, 2 साल की बेटी केतकी देवी है। अपनी पत्नी से वो कहता है तुम दूसरी शादी कर लेना अंतिम मुलाकात में। शादी क्या होती, शादी क्या करती, लेकिन उनका घर खुदवा दिया गया, मिट्टी में नमक मिलवा दिया गया, जो आज भी वही जाके देख सकता है। भगत सिंह के आदर्शों को सामने रखने वाला अंतिम क्रांतिकारी 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ जिला जेल में फांसी पर चढ़ता है। और फांसी के बाद उसकी पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के लिए गोलकरनाथ पलायन कर जाती है, तो फिरोज गांधी एक पत्र लिखते हैं महात्मा गांधी के लिए, इन बच्चों को कम से कम वर्धा आश्रम में रहने की जगह दी जाए। लेकिन गांधी इसके लिए तैयार नहीं होते। मैं क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास नहीं लिखता हूं, मैं ये पीड़ाएं दर्ज करता हूं। पीड़ा यह भी है कि जिस समय डॉक्टर गया प्रसाद, भगत सिंह के अत्यंत निकटस्थ साथी, जिन्हें काला पानी हुआ था, ठिगने कद के थे, शरीर थोड़ा भारी भरकम था, जेल में इसीलिए उनकी मार भी ज्यादा होती थी। इसलिए जेल के अधिकारी अपने हाथ उन्हीं पे आजमाते थे जो पिटाई से मर न जाएं, मरने का खतरा ना हो। डॉक्टर गया प्रसाद इतना से बहुत गए। ऐसा जीवन था डॉक्टर गया प्रसाद। अकेले व्यक्ति थे, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अकेले व्यक्ति थे उस पार्टी में, भगत सिंह की पार्टी में या HSRA में, जो शादीशुदा थे। जिस समय जेल गए, पत्नी से कहा जेल जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले, क्रांतिकारी संग्राम में जाने से पहले, महिलाएं यहां बहुत सी बैठी हैं, मैं जरा गौर चाहूंगा उनका, कि मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा करो। कोई पत्नी अपने पति को मृत्यु के रास्ते पर, उनकी पत्नी क्रांतिकारी चेतना उसने संपन्न नहीं थी, सिंदूर मिटा डालो अपना, आखिर रोने धोने लगी। डॉक्टर गया प्रसाद ने अनेक वीर स्त्रियों के किस्से सुनाए, लेकिन उसको पत्नी को कुछ समझ नहीं आया, साधारण महिला थी। लेकिन उनके कहने पर
उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ लेके खुद उस सिंदूर को मिटा डाला और अपने सिर पे हाथ रख लिया और कहो कि मैं तुम्हें विदा कर। उस महिला ने विदा किया। वो समय और था जब कोई एक महिला जेल के दरवाजे पर अपनी पति से मिलने नहीं जा सकती थी, उसको ठीक नहीं माना जाता था। आखिर डॉक्टर गया प्रसाद रवाना हो गए। डॉक्टर गया प्रसाद की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो डॉक्टर गया प्रसाद क्रांतिकारी दल में किस तरीके से काम करते थे, वही नहीं सारे के सारे सदस्य, कि उस दिन उनकी गिरफ्तारी बच जाती। चमनलाल जी जान सकते हैं इस बात को। उस दिन उनकी गिरफ्तारी बच जाती अगर वो एक आने का अखबार लेके पढ़ लेते। दल के पैसे को किस तरीके से बचाते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो मैंने जो कुछ क्रांतिकारियों की जो जीवन कथा सुनाई, वो मेरे लिए वहीं तक समाप्त नहीं हो जाती जो 15 अगस्त 1947 की तारीख है। बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसमें से बहुत सी ये बातें पता रही होंगी। और ये बात आपकी सच है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों के लिए आमतौर पर इस देश की आज़ादी की लड़ाई खत्म हो जाती है। हम में से कोई जिसकी फांसी की हमने पढ़ ली कहानी किताब में 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में, तो ठीक है, उसके लिए वहाँ ख़त्म हो जाती है। किसी ने शायद BA MA में सब्जेक्ट के तौर पर उसको ले लिया, तो वहाँ वो थोड़ा कुछ चीज़ें और जान जाता है। वरना ज़्यादातर के लिए वो 5वीं 6ठी क्लास की किताब में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास भी ख़त्म हो जाता है।